अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिकी आइन की नुमायाँ खसूसियात के बारे में है। हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया है और आपको पता है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में तश्कील दिया गया था और 1789 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड। ये अमेरिकी अवाम की खुशकिस्मती है कि ये दस्तूर वहाँ 250 साल से ज़ायद अरसे के बाद भी बिल्कुल महफूज सूरत में मौजूद है। अमेरिका की जो आइनी तारीख़ है उसका मुसलसल इर्तका जारी है। अगरचे दस्तूर के तहत कायमशुदा इदारों की साख्त और अख्तियारात में थोड़ा सा रद्दबदल हुआ है, लेकिन इससे हकीकी आइन की रूह मुतासिर नहीं हुई है। तो आज हम इसी आइन की सेलिएंट फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रियम्बल यानी कि इफ्तिताहिया है। किसी भी आइन के प्रियम्बल में उन मकासद का जिक्र किया जाता है जिनके हसूल के लिए रियासतें कोशिश करती हैं। चुनांचे अमेरिकी आइन के इफ्तिताहिया में इस बात की निशानदही की गई है कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हम रियासत है मुत्तहदा अमेरिका के लोग, मुकम्मल वहदत की तश्कील, क़याम इंसाफ, खानगी सकून, मुश्तरका दिफा, आवाम की फलाह व बहबूद और अपने लिए आज़ादी की नेमतों के असूल की खातिर अमेरिका के लिए ये आइन का ढांचा मुतय्यन करते हैं। अब इस इबारत में ये बताया गया है कि मुकम्मल तर वहदत अख्तियार करने की वजह क्या थी कि हम वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हम रियासत है मुत्तहदा अमेरिका के बाशिंदे के अल्फाज ये ज़ाहिर करते हैं कि वो जो नई हुकूमत कायम हुई थी वो सिर्फ़ चंद लोगों की हुकूमत नहीं थी बल्कि उसमें पूरी कौम शामिल थी। कौम कौन सी थी? वो जो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ यूरोपियन बाशिंदे थे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए थे, जो अपने अपने इलाके में जुल्म सितम से तंग थे। वो यहाँ आए और मुश्तरका मकसद क्या था कि उन्होंने यहाँ पे आज़ादी से रहना है और जितनी भी बैरूनी अक़वाम आएंगी उनके साथ मिलकर लड़ना है। तो इसलिए उन सबको एक वहदत में परोने वाली ये चीज़ मुश्तरक थी। तो बिलाशुबा जो अमरीकी कौम है वो इस आज़ाद पर फ़ख्र कर सकती है कि उनके यहाँ दुनिया का कदीम तरीन तहरीरी दस्तूर मौजूद है। अमरीकी आइन की नशोनुमा में अमरीकी अदलिया, आइनी तरामीम और आइनी रवायात ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इस दस्तूर की तख्लीक में जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू जैसे मुफक्किरीन की तालीमात का भी बड़ा हाथ है। ग्लैडस्टोन ने कहा था कि ये फ़िक्र इंसानी का हैरत अंगेज़ कारनामा है जो एक मुकर्ररा वक्त में अंजाम दिया गया है, यानी कि इसको एक जगह बैठ कर बनाया गया है। अनलाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट मेड बाय एनी मैन, विच वॉज नॉट मेड बाय एनी एसोसिएशन और एनी इंस्टीट्यूशन एंड इट हैज़ एवोल्यूशनरी नेचर। लेकिन जो अमेरिका का आइन है वो एक मुकर्ररा वक्त में बैठ कर अंजाम दिया गया है, उसको लोगों ने बनाया है और ये एक मुख्तसर तहरीरी आइन है। और इसके प्रियम्बल में ये चीज़ साबित करती है कि ये वहाँ के रियासत मुत्तहदा अमेरिका के अवाम के लिए बना है और रियासत मुत्तहदा अमेरिका के अवाम के जितने भी हकूक़ हैं उन सब की हिफाजत के लिए ये आइन बना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है प्रियम्बल के बाद, आप प्रियम्बल की इबारत को यहाँ देख भी सकते हैं। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ये उसकी ओरिजिनल इबारत है उसकी प्रियम्बल की। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ब्रीफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का आइन है वो मुख्तसर तरीन तहरीरी आइन है। मुख्तसर तहरीरी आइन होने का मतलब क्या है कि दुनिया का सबसे एक तो छोटा आइन है, फिर और इतना छोटा है कि इसको सिर्फ आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। यानी कि टोटल कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है? एक प्रियम्बल, ये जो आपके सामने है जिसे आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ उसमें 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एक प्रियम्बल एंड 7 आर्टिकल्स और इसके सिर्फ 4000 अल्फाज हैं। तो ज़ाहिर है 4000 अल्फाज तो आप आफ्टर इन हाफ आवर जो है उसका मुताला किया जा सकता है। और इसमें अब तक सिर्फ 27 तरामीम हुई हैं और इसके मुख्तसर होने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि इसमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स दर्ज हैं, तफसीलात नहीं हैं। और आइन के इख्तिसार में सिर्फ यही असूल कार फरमा था कि सिर्फ बुनियादी असूल ही लिखे जाएं, जबकि तफसीलात सानवी कानून साजी के लिए छोड़ दी जाएं ताकि दस्तूर बदलते हुए तकाज़ों का साथ दे सके। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि वहाँ के जितने भी यूनिट्स हैं, जो दूसरी इकाइयाँ हैं, जितनी स्टेट्स हैं, उन सब के पास अपने अपने आइन मौजूद हैं। तो आइन के मुख्तसर होने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें इर्तिका की गुंजाइश है
सियासी इदारों का इर्तिका हालात के साथ साथ होता रहा है। चुनांचे अमरीकी दस्तूर एक ज़िंदा दस्तावेज़ है जिसमें हालात के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ रूनुमा होती रही हैं। यही वजह है कि वो आइन जो 1789 में सिर्फ 13 रियासतों की सियासी, माशरती और मुआशी ज़रूरियात को पेश नज़र रख कर तश्कील किया गया था, आज 50 रियासतों की ज़रूरियात को बतरीके अहसन पूरा कर रहा है। और विल्सन कहता है कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का दस्तूर महज कानून की एक दस्तावेज़ नहीं है बल्कि ज़िंदगी की एक गाड़ी है और उसमें जलवागर रूह हमेशा वक्त की रूह साबित हुई है। उसके बाद नेक्स्ट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्लेक्सिबल आइन नहीं है, ये बहुत गैर लचकदार आइन है, बहुत उसवार आइन है। इसमें तरमीम का तरीका, अमेंडमेंट का तरीका काफ़ी मुश्किल है और वो इसलिए मुश्किल है ताकि हुकूमत आसानी से इसमें तरमीम करके मनमानी ना कर सके। दरअसल जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ताकि वफाकी मुकन्ना इकाइयों के अख्तियारात कम ना कर सके। अगर आयन में आए दिन तब्दीलियाँ होती रहेंगी तो दस्तूर का तकद्दुस खाक में मिल जाता है। यही वजह है कि करीबन 200 साल से ज़ायद अरसे से नाफिज अमरीकी दस्तूर में अब तक सिर्फ 27 तरामीम हुई हैं, जिनमें से पहली 10 तरामीम का ताल्लुक़ अवाम के बुनियादी हकूक़ से है। ऑग ने लिखा है कि अगर आज मेडिसन और हिमल्टन इस दस्तूर को देखें तो वो बिला तामुल पहचान लेंगे कि ये वही दस्तूर है जो उन्होंने वज़ा किया था, यानी कि जो 200 साल पहले जो दस्तूर था वो सेम आज भी वही है। इसके 84 में से 73 पॉइंट्स आज भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें गवर्नर मोरिस ने तहरीर किया था। यानी कि अगर टोटल 84 पॉइंट्स हैं तो उसमें से 73 वैसे के वैसे ही हैं, उनमें ज़रा बराबर भी चेंजेस नहीं आई हैं। इसमें तरमीम का तरीका क्या है कि रियासतों की 3/4 अक्सरियत प्लस वहाँ की कांग्रेस की 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है आइन में तरमीम करने के लिए। अगर पहले कांग्रेस की 2/3 अक्सरियत अगर उसको पास कर देती है तो फिर वो रियासतों के पास जाता है। रियासतों की 2/3 अक्सरियत 3/4 अक्सरियत अगर उसको पास कर देती है तो वो आइन में तरमीम हो जाती है। और ये काफ़ी पेचीदा तरीका है क्योंकि वहाँ पे 52 स्टेट्स हैं, उन सब की 3/4 अक्सरियत लेना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ कांग्रेस जो कि सेनेट और ईमानी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होती है उसकी भी 3/4 अक्सरियत लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसलिए वहाँ का आइन बहुत ज़्यादा गैर लचकदार है, जिसमें 225 सालों में सिर्फ 27 तरामीम हुई हैं, यानी कि और उनमें से पहली 10 तरामीम तो पहले ही साल हो गई थी। तो 225 सालों में सिर्फ 17 तरामीम यकीनन बहुत कम इजाफा है। उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ऑफ यू नो कि क्या होती है, जिसमें सदर जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी है, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है। और वहाँ पे साथी तर्ज़ हुकूमत इसलिए राइज किया गया कि ज़ाहिर है वहाँ पे नीम वफाक नाकाम हुआ था, तो ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा इदारा हो जो मजबूत और मुस्तहकम हो। इस वजह से साथी तर्ज़ हुकूमत को अपनाया गया। अमरीकी सदर वहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट है, वहाँ पे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, उसके पास तमाम वो नॉमिनल पावर्स भी हैं जो कि किसी दूसरे मुल्क में भी हेड ऑफ़ द स्टेट के पास हैं। जैसे बरतानिया की जो मलका है ये पाकिस्तान का जो सदर है उसके पास हैं, और उसके साथ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है, उसको तमाम वो इख्तियारात भी हासिल हैं जो दूसरे ममालिक में हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स के पास यानी वज़ीर आज़म वगैरह के पास हैं। तो इस वजह से अमरीकी सदर जो है वो बेपनाह इख्तियारात का मालिक है। वो वज़रा को मुकर्रर करता है जो सिर्फ उसके सामने जवाबदेह होते हैं। अनलाइक द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के जो उसकी कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। सदर जो है उसका इंतखाब एक इंतखाबी इदारा 4 साल के लिए करता है। व्हेन वी रीड अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। कांग्रेस जो है वो उसे मौख़ज़े के तरीक़ेकार से हटा सकती है। 22वीं आईनी तरमीम की रूह से एक शख्स सिर्फ 2 बार सदर मुंतखब हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप जानते हैं कि व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनिट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चूँकि वहाँ पे कन्फेडरेशन नाकाम हुई थी तो इसलिए यहाँ पे फेडरेशन का तजर्बा किया गया, और ये दुनिया की अवलीन वफाकी रियासत है। जब अमरीकी दस्तूर बनाया जा रहा था तो वादानी निज़ाम का क़याम नामुमकिन था, क्योंकि रियासतें किसी भी तौर अपनी खुद मुख्तारी से अलहदा होने के लिए तैयार नहीं थी और नीम वफाक भी नाकाम हो चुका था। तो इसलिए ऐसा निज़ाम कायम करने का तजर्बा किया गया जिसमें कि जो रियासतें हैं वो अपनी अपनी
इलाकाई खुद मुख्तारी को भी थोड़ा बहुत बरकरार रखें और इकाइयों की खुद मुख्तारी को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। शुरू में अमरीकी वफाक 13 रियासतों पर मुश्तमिल था और अब इसमें 50 रियासतें शामिल हैं। आइन की रूह से मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात एक फ़हरिस्त में दिए गए हैं, जबकि रिज़ाइडरी पावर्स आर वेस्टेड टू वर्ड स्टेट। बाकी मानदा इख्तियारात रियासतों को देना इस बात की अलामत है कि वहाँ पर रियासतें वसी इख्तियारात की मालिक हैं। ताहम सियासी दानों की नशोनुमा और बदलते हुए हालात के तकाज़ों के तहत वहाँ पे मरकज़ के अख्तियारात में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और इस इजाफ़े में कुछ एलिमेंट्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जिनमें अदालती फ़ैसले ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं कि वहाँ पे अदालती फ़ैसलों ने जब जब भी मरकज़ और इकाइयों के दरमियान कोई चपकलिश हुई है और फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा वहाँ पे मरकज़ की हैसियत को बहुत ज़्यादा बहाल किया है और इकाइयों के इख्तियारात को कम किया है और इस तरह से वहाँ पे मरकज़ अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अगरचे इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका का आलमी दुनिया में बढ़ता हुआ मकाम भी एक अहम वजह है कि जिसकी वजह से भी सेंटर की अहमियत बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो रियासतें हैं वो फिर भी अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखे हुए हैं और वो अपने अलहदा से जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको बाहर रखने में वो कामयाब साबित हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलर सोवरेनिटी यानी कि पब्लिक सोवरेनिटी यानी कि आवाम की हाकमियत। वहाँ पे पॉपुलर सोवरेनिटी है, ये अमेरिकी आइन का उसूल है। अभी आपने प्रियम्बल में आपने देखा कि वहाँ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हम रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के अवाम। अब इसमें आप देखें कि इसकी तश्कील रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के अवाम के लिए करते हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका में जो सोवरेनिटी है वेस्टेड टू द पब्लिक, वेस्टेड टू द मैसेज, और वहाँ किसी किस्म की डिक्टेटरशिप की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। इट्स रिटन इन द प्रियम्बल कि आइन अमरीकी अवाम की फलाह बहबूद, इंसाफ, खानगी सुकून के लिए तश्कील दिया गया है। गोया वहाँ पे आइन का जो पर्पज़ है वो यही है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, जो उनके बेनिफिट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लिहाजा अमेरिका में जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है, वेदर इट इज़ रिपब्लिकन वेदर इट इज़ डेमोक्रेट, उनका मकसद हुकूमत नहीं होता, बल्कि उनका जो सोल पर्पज़ होता है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द मैसेज। लॉर्ड ब्राइस कहता है कि जब से अवामी हाकमियत का असूल आइन में शामिल किया गया है, उस वक्त से ये असूल जमहूरियत की बुनियाद और उसका इम्तियाज़ी निशान बन चुका है। और अवामी हकमियत का असूल कब शामिल किया गया आइन में, ज़ाहिर है उसके प्रियम्बल में ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो शुरू से ये चीज़ आइन में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आइन की बर्तरी, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमरीकी आइन को तमाम अफराद, इंस्टीट्यूशंस, यूनिट्स, सेंट्रल और जो उनकी इलाकाई हुकूमतें हैं और जितने भी लॉज हैं उन सब पर सुपरमेसी हासिल है। हुकूमत का कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई इक़दाम या कानून नहीं बना सकता जो आइन से मुतसादम हो। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन जुडिशरी आइन की बालादस्ती के असूल पर कांग्रेस या रियासती असम्बलियों के किसी कानून या सदर के किसी हुक्म को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर सकती है। गोया अमेरिका का कोई फ़र्ज या इदारा आइन से बरतर नहीं है, जबकि इसके बरक्स यूरोप के बरतानिया में पार्लियामेंट को तमाम इदारों पर बालादस्ती हासिल है। इन इंग्लैंड द लेजिस्लेटिव इज़ सुप्रीम एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। यानी कि वहाँ पे सुपरमेसी आवाम के पास है, सुपरमेसी पीपल सोवरेनिटी है, आवाम की हाकमियत है, और सुपरमेसी आइन के पास है, आइन की बर्तरी है। आइन हर चीज़ पर हावी है, मुक़द्दस है, उसे मुक़द्दम समझा जाता है, और इसी की वजह से है कि वहाँ पे अभी तक आइन में सिर्फ 27 तरामीम हुई हैं। यानी कि वहाँ पे आइन को बहुत एक मुक़द्दस दस्तावेज़ समझा जाता है, उसे आम कानून से बड़ी बालातर हैसियत दी जाती है और उसकी सुपरमेसी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, अदालती नज़रसानी।
अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अमरीकी आइन की सुपरमेसी है और उसकी मुहाफ़िज़त का फरीज़ा वहाँ की जो ब्रिटिश अमेरिकन जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अंजाम देती है। और पूरे अमरीकी निज़ाम में आइन की बालादस्ती है। दस्तूर की बालादस्ती उस वक्त तक यूज़लेस है जब तक कोई इंस्टीट्यूशन उस कानून की तशरीह करने वाला ना हो जो कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। लिहाजा दस्तूर की हिफाजत का फरीज़ा सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो ये देखे कि हुकूमत के इदारों की सरगर्मियाँ दस्तूरी कानून के मुताबिक हैं या नहीं हैं। चीफ जस्टिस मार्शल ने मार्बरी वर्सेस मॉडिसन नामी मुकदमे में इस असूल को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट या कांग्रेस या रियासतों की जो कांग्रेसेस हैं उनके बनाए हुए ऐसे हर कानून को ये वीटो कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो। इस तरह सदर या रियासतों की इंतज़ामिया के इक़दाम को भी इस बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है। इस जुडिशल रिव्यू के अख्तियार के ज़रिए अदलिया अवाम के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करती है। इस अख्तियार की बदौलत अमरीकी दस्तूर जो गैर लचकदार है उसे असर हाजिर के तकाज़ों से हमायंग बनाने में मदद मिली है और आइन को वक़ार हासिल हुआ है। और इस अख्तियार की वजह से अमरीकी सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस का तीसरा ईवान कहकर पुकारा जाता है। चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा था, वी द जजेस आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट द जजेस से इट इज़, यानी हम जज आइन के मुताहित हैं मगर आइन क्या है जो हम कहते हैं। यानी उनके नज़दीक कानून भी इम्पॉर्टेंट हैसियत नहीं रखता, आइन की हिफाजत इम्पॉर्टेंट है और वो इसकी हिफाजत करते हैं और इसके लिए उनके पास बेपनाह अख्तियारात हैं। उसके बाद वहाँ पे बाइक कैमरल लेजिस्लेचर है, 2 ईवानी मुकन्ना है। 2 ईवानी मुकन्ना से क्या मुराद है कि वहाँ पे 2 हाउसेस हैं। ईवान बाला जो है सेनेट है उसका नाम, उसके अरकान की तादाद 104 है अब, जिसमें हर स्टेट जो है वो 2 नुमाइंदे भेज सकती है। ईवान नुमाइंदगान या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है इट्स अ लोअर हाउस, उसके अरकान की तादाद 435 है और इसकी जो टेन्योर है इट्स 2 ईयर्स। सेनेट के अरकान की तादाद जो है वो 104 है और उसकी जो मियाद है टेन्योर है इट्स अबाउट 6 ईयर्स। अब ये एक परमानेंट हाउस है, इसके 1/3 अरकान 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, लिहाजा उनकी जगह नए अरकान आ जाते हैं। दोनों जो हाउसेस हैं उनके अवाम को जो इनके लोग हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं, उनको अवाम खुद बराह रास्त मुंतखब करते हैं। कानूनी तौर पर तो दोनों ईवानों को वहाँ पे मसावी अख्तियारात हासिल हैं। ताहम मालियाती अमूर के सिलसिले में ईवान ज़ीरी को इस वजह से थोड़ी सी बरतरी हासिल है कि जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं पहले, लेकिन सेनेट हैज़ द पावर टू अमेंड द बजट, वो उस बजट में तब्दीली कर सकता है। और इसके अलावा जो वहाँ का ईवान बाला है अमेरिका का, वो दुनिया का ताकतवर तरीन ईवान बाला है। इसका मतलब क्या है कि सेनेट के पास कुछ ऐसे अख्तियारात भी हैं जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है और सदर को बहुत सारे अमूर में सेनेट की तौसीक लेना पड़ती है। अगर सेनेट तौसीक नहीं करता तो सदर कुछ फ़ैसले नहीं कर सकता है। इस वजह से सेनेट के पास बेपनाह अख्तियारात हैं। ये जो क्वेश्चन है इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता भी है कि अमेरिका का ईवान बाला दुनिया का ताकतवर तरीन ईवान बाला है, बहस करें तो इसमें यू हैव टू राइट द पावर्स और फंक्शंस ऑफ द सेनेट और प्रूफ करना होता है कि वाकई ये बात ठीक है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, अख्तियारात की अलहदगी। अमरीकी आइन की बुनियाद फ्रांसीसी मुफक्कर मॉन्टेस्को के नज़रिया अलहदगी अख्तियारात यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स पर रखी गई है। मॉन्टेस्को के नज़रिए के मुताबिक अगर हुकूमत के तीनों शोबों के अख्तियारात एक ही इंस्टीट्यूशन या एक ही फ़र्द के पास होंगे तो इससे टायरेनी जन्म लेगी, अवामी आज़ादियों का ख़ात्मा हो जाएगा। जाहिर है जब एक फ़र्द खुद ही कानून बनाने वाला होगा, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होगा, खुद ही उसके मुताबिक सज़ा देने वाला होगा, तो इट्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन कि वो ठीक तरीके से काम करेगा। चुनाचे अमरीकी आइन में तीनों शोबों का अपना अपना दायरा कार मुतय्यन कर दिया गया है, जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है इट हैज़ एग्जेक्टिव पावर्स और वो कांग्रेस के सामने जवाबदेह नहीं है, अनलाइक द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस को कानून साजी के अख्तियारात हासिल हैं बिकॉज हिज लेजिस्लेचर, और सदर कांग्रेस को बर्खास्त नहीं कर सकता, जैसे कि पार्लियामेंट जो है उसको वज़ीर आज़म तोड़ सकता है।
जबकि अदलिया को अदालती इख्तियारात हासिल हैं और वो इंतज़ामिया और अदलिया के दबाव से आज़ाद है। ताहम ये जब सप्रेशन ऑफ पावर की थेरी अमेरिकी आइन में शामिल की गई मॉन्टेस्को के नज़रिया से मुतासिर होकर, क्योंकि मॉन्टेस्को एक फ्रांसीसी कानूनदान था और वो फ्रांस में जुल्म और इस्तबदादियत से तंग आया हुआ था और वो बरतानिया को बड़ा मिशल राह समझता था। तो उसने वहाँ का ट्रैवल किया और उसने देखा कि वहाँ पे लोगों की आज़ादियाँ इसलिए महफूज हैं कि वहाँ पे मुकन्ना और इंतज़ामिया का एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो उसको देखते हुए उसने अपना थेरी जो है वो तख्लीक की। लेकिन जब अमेरिकी कानून साज़ों ने इसको शामिल किया आइन में, तो उन्हें 1 साल बाद ही अंदाज़ा हो गया कि हुकूमत के तीनों शोबे एक जिस्म की मानिंद हैं और इन तीनों को अलग अलग काट कर रखना मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से एक और थेरी आइन में शामिल की गई, वो भी चीज़ चेक एंड बैलेंस, एहतसाब और तवाज़ुन। अमेरिकी आइन साज अगरचे लैदी अख्तियारात के असूल से मुतासिर थे, लेकिन इस असूल को काबिल अमल बनाने के लिए उन्होंने एहतसाब और तवाज़ुन का असूल अख्तियार किया कि जहाँ हुकूमत का हर शोबा अपने अमूर में खुद मुख्तार होगा, वहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा शोबा भी मौजूद होगा, ताकि कोई भी शोबा अपनी हदूद से आगे ना क्रॉस कर सके। अब वो ऐसे है कि अगरचे लेजिस्लेशन कांग्रेस का काम है, ताहम प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू वीटो द बिल्स। अब कांग्रेस भी उसको दोबारा बहरहाल मंजूरी देकर सदर की मुखालफत को गैर मौसर बना सकती है। उसके बाद ऑल एग्जेक्टिव पावर्स वेस्टेड टू प्रेसिडेंट, लेकिन अपॉइंटमेंट्स, एग्रीमेंट्स और सुलह और जंग के फ़ैसलों के लिए कांग्रेस की तौसीक मैंडेटरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अदालती अख्तियारात हासिल हैं, सुप्रीम कोर्ट और आला वफाकी अदालतें अदालती नज़रसानी के असूल पर किसी खिलाफ एक आइन, कानून या इंतज़ामिया के किसी भी हुक्म को कलअदम करार दे सकती हैं। तो दूसरी तरफ सदर सेनेट की इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट और वफाकी अदालतों के जजों का तकर्रुर करता है। कांग्रेस उन्हें मुआखज़ा के ज़रिए अलग कर सकती है और अदालती ढांचे में तब्दीली की मजाज है। इस तरह हर शोबा अपनी हदूद के अंदर रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। प्रोफेसर ओक के अल्फाज में अमेरिका में कौमी, रियासती या मकामी हुकूमत की कोई खसूसियत इतनी नुमायाँ नहीं है जितनी अख्तियारात की अलहदगी, जिसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रूल ऑफ लॉ। अमेरिका में कानून की हुक्मरानी है। रूल ऑफ लॉ क्या है? सेम लॉ फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए एक ही कानून है। वहाँ पे कानून की नज़र में सब बराबर हैं और किसी शख्स को भी, किसी शहरी को भी कानूनी जवाज़ के बगैर सज़ा नहीं दी जा सकती है और कानून की खिलाफ वर्जी की कोई भी करके कोई भी सज़ा से बच नहीं सकता है। अमेरिका में सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों के लिए यकसा कानून और अदालतें हैं। वहाँ पे कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इसका सबूत 1974 का वाटर गेट स्कैंडल है। जब सदर निक्सन प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे, तो उनके जो हरीफ थे उन्होंने किसी होटल में मीटिंग वगैरह की। तो चूँकि इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने वहाँ पे टेप वगैरह लगा दिए ताकि उनकी जो गुफ्तगू है उसको रिकॉर्ड कर सकें। बाद में जब ये चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ केस किया। तो चूँकि सदर निक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल ने सदर निक्सन से वो टेप मांगे तो सदर ने अपने खसूसी मरात और हैसियत को बुनियाद बनाकर देने वो नहीं दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सदर को टेप अटॉर्नी जनरल के हवाले करने का हुक्म दिया। और इस तरह से वाज़ेह होता है कि अमेरिका में किस कदर कानून की हुक्मरानी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स, कि अमरीकी आइन में इब्तदा में बुनियादी हकूक़ आइन में शामिल नहीं थे, लेकिन आइन के नफाज के 2 साल बाद 1791 में फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के ज़रिए बिल ऑफ राइट्स को आइन का हिस्सा बना दिया गया। आइन में अवाम को बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी गई है और आज़ाद अदलिया इनकी मुहाफ़िज़ है। अमरीकी सदर इब्राहम लिंकन ने खाना जंगी के दौरान बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खिलाफ आइन करार दिया और इब्राहिम लिंकन भी अवाम के बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल नहीं कर सका, इवन दो ही वाज अ प्रेसिडेंट। तो अमरीकी अवाम को तमाम शहरी, सियासी, मजहबी हकूक़ हासिल हैं। इनमें आपको पता है कौन कौन से राइट्स हैं। हक़ ज़िंदगी है, प्रॉपर्टी राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम टू राइट टू वोट है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, इक्वालिटी है, अक़ीदा और मज़हब की आज़ादी है,
राइट टू एजुकेशन है, राइट टू ट्रैवलिंग है, ये सारे राइट्स हैं और अमरीकी अवाम को ये सारे के सारे राइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं। और ये जो बुनियादी हकूक़ हैं इनकी हिफाजत का फरीज़ा जो है वो वहाँ पे अमरीकी सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी के सपुर्द है। उसके बाद है ड्यूल सिटीज़नशिप यानी कि दोहरी शहरियत। अमेरिका में ड्यूल सिटीज़नशिप है वो बैक वक्त कोई भी फ़र्द जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी शहरी है और इसके साथ साथ वो वफाकी हुकूमत की तमाम जितने भी प्रिविलेजेस हैं उनके मुस्तहिक करार पाता है। तो उसके साथ साथ वो किसी न किसी रियासत के शहरी होने की हैसियत से उस रियासत के हकूक़ से भी वो फ़ायदा उठाता है। हर रियासत में शहरियत अता करने के लिए सिटीज़नशिप लेने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज हैं, जबकि जो सेंट्रल की अगर आपने सिटीज़नशिप लेनी है तो उसके लिए एक सेम लॉ है। तो कोई भी फ़र्द किसी भी अगर रियासत की शहरियत लेना चाहता है, सेंटर की शहरियत है, तो इसका मतलब ये है कि उसको वो जो कानून हैं, जो लॉज हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे सिंगल सिटीज़नशिप है, यहाँ पे जो भी शहरी है वो सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ही शहरी है। लेकिन इसके बरक्स अमेरिका के जो शहरी हैं वो बैक वक्त अमेरिका के भी शहरी हैं और अपनी पर्टिकुलर स्टेट के भी शहरी शुमार होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि उनको ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अदा करनी पड़ती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी अदा करनी पड़ेंगी और जो उनको अपने यूनिट की तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन होंगी उनको वो भी अदा करनी पड़ेंगी। ये आपका आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली वहाँ नीचे जाके अपनी अटेंडेंस लगा दें, वहाँ से मैं आपका रोल नंबर ले लूँगी और प्लीज़ इसको सुन के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया या कितना नहीं आया। थैंक यू सो मच।